Welcome back to Academia Biology and it's me Sachin Antil. So guys, today we are going to learn about the mechanism of hormone action. In the continuation of the endocrinology series, up till now we have completed with the biosynthesis of various hormones. So without wasting the time, let's start with our today's topic. तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको कुछ चीजें हैं जो बेसिक के तौर पे आपकी क्लियर होनी चाहिए ताकि इस टॉपिक को आप अच्छे से समझ पाए। तो उसी में सबसे पहले आती है जो हॉर्मोन्स है उनकी क्लासिफिकेशन की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोल्युबिलिटी। तो सबसे पहले हम उसी को देखेंगे। Hormones. We have two types of hormones. The first one is water soluble and the second one is lipid soluble. लिपिड सोल्यूबल। तो जो आपके वाटर सोल्यूबल हार्मोन्स है उसमें हम एक कॉमन सा एग्जांपल ले सकते हैं आपका कैटेकोलामाइंस। कैटेकोलामाइंस में भी आपके जैसे कि एपिनेफ्रिन या जिसको एड्रेनलिन भी हम बोलते हैं, देन नोरेपिनेफ्रिन वगैरह वगैरह और भी एग्जांपल इसमें हो सकते हैं। तो ये दो आपको एग्जांपल दिए हैं वाटर सोल्युबल हार्मोन्स के जो कि आपके कैटेकोलामाइंस है। उसी तरह से जो आपके लिपिड सोल्युबल हार्मोन्स हैं वो भी आपके दो टाइप के हैं। द फर्स्ट वन इज स्टेरॉइड हार्मोन्स जिनका नेचर स्टेरॉइडल है एंड द सेकंड इज थायराइड हार्मोन्स। ठीक है, तो अब देखो जो आपके स्टेरॉइड हार्मोन्स है उसमें हम कॉमन सा एग्जांपल कोट कर सकते हैं जैसे कि आपके टेस्टोस्टेरोन, आपके कोर्टिसोल, और भी एग्जांपल बहुत सारे इसमें हो सकते हैं। तो ये सिर्फ समझने के लिए सिर्फ दो एग्जांपल लिखे हैं। देन नेक्स्ट इज योर थायराइड हार्मोन। थायराइड में मेनली है आपके T3 एंड T4। T4 जिसको कि हम बोलते हैं आपका थायरोक्सिन या फिर टेट्राआइडोथायरोनिन एंड दिस इज योर ट्राईआइडोथायरोनिन। तो ये आपकी जनरल क्लासिफिकेशन है हार्मोन्स की ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोल्युबिलिटी। तो यही से हमारी आज की कहानी शुरू होगी। देखो जो आपके वाटर सोल्यूबल हार्मोन्स हैं उनके लिए उनके एक्शन के लिए जो हम रिसेप्टर यूज किए जाते हैं वो हैं आपके सरफेस रिसेप्टर्स और सरफेस रिसेप्टर्स। और सरफेस रिसेप्टर्स में भी आपके जैसे कि GPCR, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, आयन चैनल कपल्ड रिसेप्टर्स, आयन चैनल कपल्ड रिसेप्टर्स, कपल्ड रिसेप्टर्स। ठीक है, उसी तरह से जो आपके लिपिड सोल्यूबल हार्मोन्स हैं उनके लिए हम यूज करते हैं आपके न्यूक्लियर रिसेप्टर्स। ठीक है, तो देखो जो हमारा स्टडी का फिलहाल जो पोर्शन है वो है लिपिड सोल्यूबल, जो आपके न्यूक्लियर रिसेप्टर्स है उनको हम अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। तो देखो जो आपके लिपिड सोल्यूबल हार्मोन्स है वो दो टाइप के, स्टेरॉइडल और थायराइड। अब स्टेरॉइड के लिए जो न्यूक्लियर रिसेप्टर यूज होगा वो अलग होगा और थायराइड के लिए जो न्यूक्लियर रिसेप्टर यूज होगा वो अलग होगा। ये सारी चीजें बाद में हम देखेंगे जो आगे आने वाला लेक्चर होगा कि कौन से न्यूक्लियर रिसेप्टर कौन से टाइप के स्टेरॉइड मतलब कौन से टाइप के लिपिड सोल्यूबल हार्मोन के लिए हम यूज करते हैं। तो जो आपके न्यूक्लियर रिसेप्टर्स हो सकते हैं वो हो सकते हैं आपके न्यूक्लियर रिसेप्टर टाइप 1, न्यूक्लियर रिसेप्टर टाइप 2, न्यूक्लियर रिसेप्टर टाइप 3 एंड न्यूक्लियर रिसेप्टर टाइप 4। तो इन दोनों के लिए अलग अलग टाइप के हम यहाँ पे न्यूक्लियर रिसेप्टर यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये जो इतना सा पोर्शन है ये आपका बेसिक क्लियर करने के लिए। अब इसके बाद हम देखेंगे जो आपके न्यूक्लियर रिसेप्टर्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है।
Our next topic is structure of nuclear receptor. देखो, अगर न्यूक्लियर रिसेप्टर को हमें डिफाइन करना है तो उसके लिए हमें छोटी सी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। न्यूक्लियर रिसेप्टर्स आर polypeptide chains which are activated by ligands। ठीक है, तो यहां से आपको समझ आ गया होगा कि न्यूक्लियर रिसेप्टर चीज क्या है। न्यूक्लियर रिसेप्टर आपका एक पॉलीपेप्टाइड लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन है जिसमें अलग अलग डिवीजन्स प्रेजेंट होती है और जो कि आपका लिगेंड्स उसको एक्टिवेट करते हैं। ये आपका न्यूक्लियर रिसेप्टर होता है। ठीक है, जो आपका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में अबाउट 48 न्यूक्लियर रिसेप्टर्स आपके ढूंढ के निकाले गए थे। उन 48 न्यूक्लियर रिसेप्टर्स में से आधे से लगभग हाफ ऑफ द न्यूक्लियर रिसेप्टर्स वर ऑर्फन। इन 48 में से आपके नियर अबाउट हाफ न्यूक्लियर रिसेप्टर कैसे थे? ऑर्फन। अब ये ऑर्फन न्यूक्लियर रिसेप्टर्स या ऑर्फन रिसेप्टर्स क्या होते हैं? देखो, जो न्यूक्लियर रिसेप्टर हैं जिनका हमें ये पता है कि इनको कौन सा लिगेंड एक्टिवेट कर सकता है, उनको तो हम बोलते हैं आपका न्यूक्लियर रिसेप्टर्स। और जिन रिसेप्टर्स का एक्टिवेटिंग लिगेंड हमें नहीं पता है उनको हम बोलते हैं आपका ऑर्फन रिसेप्टर्स। तो ऑर्फन रिसेप्टर्स कौन से होते हैं? whose activating ligand is not known, यानी कि जिसका एक्टिवेटिंग लिगेंड हमें ना पता हो उन रिसेप्टर्स को हम बोल देते हैं आपका ऑर्फन रिसेप्टर्स। तो अब जो इनकी अरेंजमेंट है न्यूक्लियर रिसेप्टर्स की वो हम देखते हैं। तो यहीं पे इसको हम ड्रॉ कर लेंगे। ये इस तरह से आपका पॉलीपेप्टाइड चेन का इसका स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियर रिसेप्टर्स का। देखो रफ डिवीजन की है थोड़ी सी, तो इसमें देखो इस तरह से डिविजन्स होते हैं। जो आपका फर्स्ट जो ये डिवीजन है इसको हम बोलते हैं ए बी डोमेन, या इसको एक और नाम दिया जाता है AF1, यानी कि एक्टिवेटिंग फैक्टर 1। देन इसके बाद ये है आपका सी डोमेन, देन आपका डी डोमेन, देन इसके बाद है आपका ई डोमेन, एंड इन लास्ट वी हैव एफ डोमेन। तो जो आपका ए बी डोमेन है इसको हम बोलते हैं आपका वेरिएबल अमाइनो टर्मिनल डोमेन, अमाइनो टर्मिनल डोमेन। ठीक है, और जो आपका एफ डोमेन है दिस इज योर वेरिएबल कार्बोक्सी टर्मिनल डोमेन, कार्बोक्सी टर्मिनल डोमेन। देन उसके बाद आपका सी डोमेन, दिस इज सेंट्रल कंजर्व डीएनए बाइंडिंग डोमेन।
और जो आपका ई डोमेन है ये है आपका कंजर्व लिगेंड बाइंडिंग डोमेन, लिगेंड बाइंडिंग डोमेन, ठीक है। और लास्ट में जो बच जाता है वो है आपका डी डोमेन, जिसको बोलते हैं हम आपका न्यूक्लियर लोकलाइजेशन, न्यूक्लियर लोकलाइजेशन डोमेन, ठीक है। तो ये हो गए आपके 5 डोमेन। देखो अब जो आपका एफ डोमेन है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस द फंक्शन ऑफ एफ डोमेन इज नॉट नोन, आपका एफ डोमेन का फंक्शन नोन नहीं। फिर बात आती है आपकी ए बी डोमेन की, या फिर जिसको हम बोलते हैं AF1 यानी कि एक्टिवेशन फैक्टर 1 डोमेन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है एक्टिवेशन, इट इज इन्वॉल्व इन द ट्रांस एक्टिवेशन। तो ये आपका किस चीज में इन्वॉल्व होगा, इट इज इन्वॉल्व इन ट्रांस एक्टिवेशन, ट्रांस एक्टिवेशन, ये आपका एक्टिवेशन में मेनली इसका रोल आएगा। देन उसके बाद जो नेक्स्ट डोमेन आता है वो है आपका सी डोमेन। जैसा कि आपको नाम से इसका प्रॉपर्टी से पता चल रहा है कि ये कैसा है, डीएनए बाइंडिंग डोमेन है। तो ये पर्टिकुलरली किस चीज में हेल्प करेगा, आपका जो डीएनए के साथ बाइंडिंग होती है ये उसको फेवर करेगा, ठीक है। देन डी डोमेन इज फॉर योर न्यूक्लियर लोकलाइजेशन डोमेन एंड द लास्ट इज एलबीडी यानी कि आपका लिगेंड बाइंडिंग डोमेन। ई डोमेन को हम एलबीडी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गए इनके फंक्शंस के बारे में थोड़ा सा आपको जो पता होना चाहिए। फिर देखो जो आपका सी डोमेन है, दिस सी डोमेन, इसमें जो आपके अमाइनो एसिड्स होते हैं वो कुछ स्पेसिफिक अरेंजमेंट में प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से सर्कल्स फॉर्म होते हैं। The amino acids in the C domain is aligned in such a way that form circles, ये कुछ सर्कल्स फॉर्म करते हैं। तो उनका जो फंक्शनिंग है, उन स्पेसिफिक अरेंजमेंट की क्या सिग्निफिकेंस है वो हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले तो डी डोमेन देखते हैं, अमाइनो एसिड्स इन सर्कल्स। तो देखो ये कुछ इस तरह से इसमें आपके देखो थोड़ा सा रफ सा ही यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे, बहुत ज्यादा अच्छा तो शायद ना भी ड्रॉ हो पाए। तो देखो मान लीजिए ये आपके इस तरह से अमाइनो एसिड्स, जो इस सर्कल की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए गए हैं, ये आपके अमाइनो एसिड्स हैं। ठीक है, तो यहां पे देखो जो आपका सेंटर है, यहां सेंटर में प्रेजेंट होता है जिंक, ठीक है। और इस जिंक के साथ 4 सिस्टीन अटैच होते हैं। मान लीजिए एक ये अटैच है, एक ये अटैच है, और ये इस तरह से, कुछ इस तरह से। तो जो ये बिल्कुल डार्क ब्लू, जो सॉलिड ब्लू हमने दिखाया इसमें सर्कल्स, ये आपके क्या है, सिस्टीन मॉलिक्यूल्स हैं। These are your सिस्टीन, ठीक है। तो एक जिंक के साथ 4 आपके सिस्टीन्स अटैच होते हैं, ठीक है। और जो ये अरेंजमेंट एक स्पेसिफिक फॉर्म होते हैं, इसको हम बोलते हैं आपका, यहां लिख देता हूं, नीचे फंक्शन हो जाएंगे फिर, जिंक फिंगर। तो जो आपके जिंक फिंगर होते हैं वो आपके सी डोमेन में प्रेजेंट होते हैं, ये आपको पता होना काफी इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से जो आपका ये वाली जो अरेंजमेंट है, इसमें भी आपका सेंटर में जिंक प्रेजेंट है और उसके साथ आपके 4 सिस्टीन्स अटैच हैं, ये इस तरह से। इस तरह से 4 सिस्टीन्स अटैच है। तो देखो जो यहाँ पे आपकी फर्स्ट जो अरेंजमेंट फॉर्म हुई है, जो फर्स्ट जो सर्कल टाइप में फॉर्म हुआ, इसको हम बोलते हैं आपका C1 या फिर P लूप, C1 या फिर P लूप। और जो आपका दूसरे वाली जो अरेंजमेंट है, इसको हम बोलते हैं आपका C2 या फिर D लूप।
या फिर डी लूप। तो इसमें देखो जो आपका पी लूप है ये किस चीज में हेल्प करता है, ये आपका डीएनए बाइंडिंग में हेल्प करता है, हेल्प्स इन डीएनए बाइंडिंग, डीएनए बाइंडिंग। तो देखो ये आपका सी डोमेन का पार्ट है जो कि आपका डीएनए बाइंडिंग डोमेन है। तो इसका एक तो फंक्शन हो गया इट हेल्प्स इन डीएनए बाइंडिंग। दूसरा डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन क्लोजली रिलेटेड साइट्स, फॉर डिफरेंट हॉर्मोन्स। तो ये दो फंक्शन हो गए आपके पी लूप के। देन उसके बाद आता है आपका डी लूप। जो डी लूप है इट हेल्प्स इन रिसेप्टर डाइमराइजेशन, यह आपका रिसेप्टर डाइमराइजेशन में हेल्प करता है, रिसेप्टर डाइमराइजेशन, ठीक है। तो ये यहां तक इतना था जो कि आपको पता होना चाहिए न्यूक्लियर रिसेप्टर के बारे में। देखो उसी तरह से जो आपका ई डोमेन है ये भी आपकी हेल्प करता है इंटरेक्शन बिटवीन न्यूक्लियर रिसेप्टर सबसेट्स, इंटरेक्शन बिटवीन न्यूक्लियर रिसेप्टर सबसेट्स that form heterodimers, तो देखो यहाँ पे आपका न्यूक्लियर रिसेप्टर का स्ट्रक्चर भी हो गया, उसके डिफरेंट रीजन्स उसके फंक्शंस के साथ आपके कंप्लीट हो गए हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका सी डोमेन जिसमें प्रेजेंट होता है आपका जिंक फिंगर में प्रेजेंट होते हैं आपके दो डोमेन। एक तो आपका C1 रीजन, सिंपली हम बोल सकते हैं, डोमेन तो नहीं बोलेंगे, डोमेन का ये पार्ट है। तो एक तो C1 रीजन, दूसरा C2 रीजन। C1 रीजन को P लूप बोलते हैं, C2 रीजन को D लूप बोलते हैं। C1 रीजन के आपके दो फंक्शन है डीएनए बाइंडिंग में, दूसरा ये डिस्क्रिमिनेशन में हेल्प करता है बिटवीन क्लोजली रिलेटेड साइट्स फॉर डिफरेंट हार्मोन्स, और जो आपका D लूप है इट हेल्प्स इन रिसेप्टर डाइमराइजेशन। सो गाइस आई होप यहाँ तक की कहानी आपको समझ आई होगी। इससे जो आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम प्रॉपरली मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन देखेंगे और उसमें भी हम मेनली फोकस करेंगे आपके न्यूक्लियर रिसेप्टर्स के बारे में। सरफेस रिसेप्टर्स को हम इसमें कवर नहीं करेंगे। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग मी केयरफुली एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन। एंड इफ यू आर फेसिंग एनी डिफिकल्टी इन एनी ऑफ द प्रीवियसली डिस्कस्ड टॉपिक or today's topic, then you can ask me in the comment section. So stay tuned for the next one.